हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ कैट एंड एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे विच आई थिंक यू शुड बी अवेयर ऑफ बिफोर अटेंडिंग योर स्टेट कोटा राउंड 3 काउंसिलिंग। बिसाइड्स दैट, इसी के साथ साथ ए ब्रीफ एंड प्रिसाइज डिस्कशन विल बी डन ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड काउंसिलिंग। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये चीज़ समझ लो कि इस बार राउंड 3 काउंसलिंग में आपको जो भी कॉलेज एलोटेड होगा उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर राउंड 3 काउंसलिंग में आपको कोई भी कॉलेज एलोटेड हो रहा है तो आप ऑटोमेटिकली सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। यानी कि आप सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग मतलब राउंड 3 काउंसलिंग के बाद जो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग एंड फिजिकल स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग होगा वो काउंसलिंग आप अटेंड नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, चाहे आप एलोटेड कॉलेज में एडमिशन लो या ना लो। अगर राउंड 3 काउंसलिंग में आपके लिए कोई भी कॉलेज एलोटेड हो रहा है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग एंड ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे अभी दो सवाल आता है कि एक तो है सीट ब्लॉकिंग का, कि क्या वेस्ट बंगाल की राउंड 3 काउंसलिंग में भी सीट ब्लॉकिंग देखने को मिलेगा, ये एक सवाल आपका होगा। और दूसरा सवाल ये है कि कैसे राउंड 3 काउंसलिंग में चॉइस फिल करने से आपको राउंड 4 काउंसलिंग या फिर ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम सेकंड टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले जो कैंडिडेट अपग्रेडेशन के लिए राउंड 3 काउंसलिंग अटेंड कर रहा है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, एंड सेकेंडली हम उन कैंडिडेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो राउंड 2 काउंसलिंग में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया होगा एंड उसे कोई कॉलेज नहीं एलोटेड हुआ है, या फिर ये हो सकता है कि उसने राउंड 1 काउंसलिंग भी अटेंड किया एंड राउंड 2 काउंसलिंग भी अटेंड किया एंड उसे कोई कॉलेज एलोटेड नहीं हुआ है। तो बेसिकली सेकंड पॉइंट में हम जो कैंडिडेट को कॉलेज एलोटेड नहीं हुआ है उन कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे। थर्ड पॉइंट में हम उन कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे कि जो राउंड 3 काउंसलिंग में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। चलिए, तो ये डिस्कस करते हैं कि जो भी कैंडिडेट अपग्रेडेशन के लिए राउंड 3 काउंसलिंग अटेंड कर रहा है वो कैंडिडेट कैसे चॉइस फिल करे ताकि उसे बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल जाए। मान लेते हैं कि आपका प्रेफरेंस लिस्ट भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है ना, अगर राउंड 2 काउंसलिंग में आपको नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एलोटेड हुआ है एंड आप चाहते हो कि राउंड 3 काउंसलिंग में आपको ये टॉप 7 मेडिकल कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज मिल जाए तो ही आप एडमिशन लोगे, वरना आप नहीं एडमिशन लोगे। ठीक है ना, अगर ये टॉप 7 जो मेडिकल कॉलेजेस है इनमें से अगर कोई मेडिकल कॉलेज आपको मिलता है तो आप एडमिशन लोगे, या तो आप एडमिशन नहीं लोगे। तो राउंड 3 में चॉइस फिल करने के वक्त आप सिर्फ और सिर्फ इन 7 मेडिकल कॉलेज को ही आप चॉइस में लिस्टिंग करोगे, बाकी और कोई भी मेडिकल कॉलेजेस को आप लिस्ट में नहीं रखोगे। एंड चॉइस फिलिंग करने के टाइम आप इन सभी कॉलेजेस को भी ऐसे रखोगे कि सबसे ऊपर जो कॉलेज रहेगा वो सबसे बेटर कॉलेज रहेगा एंड उसके बाद आप अकॉर्डिंगली कॉलेजेस को लिस्टिंग करोगे। ठीक है, देखो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता होगा नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इन दोनों मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ रैंक जो है वो काफ़ी आसपास रहता है, लगभग सेम ही रहता है कट ऑफ रैंक। एंड अगर राउंड 3 में आप सभी कॉलेजेस को एज इट इज़ फिल कर देते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाए तो ऐसा होने की भी एक पॉसिबिलिटी रहता है कि आपको मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज एलोटेड हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि राउंड 3 काउंसलिंग में अगर आपने सभी कॉलेजेस को एज इट इज़ फिल कर दिया, ठीक है ना, तो मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज एंड नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ रैंक जैसे कि आप सभी को पता है काफ़ी आसपास रहता है। तो अगर राउंड 3 में मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ रैंक थोड़ा सा हाई चला गया ना, तो ऐसा होने की भी एक पॉसिबिलिटी रहता है कि आपको मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज एलोटेड हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपने मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज को लिस्ट में रखा है। तो बेसिकली आपको अपग्रेडेशन मिलने की जगह आपको डिग्रेडेशन भी मिल सकता है। तो ये गलती आपको चॉइस फिल करने के वक्त अवॉइड करना है। बहुत ही कॉशियसली आपको राउंड 3 काउंसलिंग में चॉइस फिल करना है। देखो, मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको बता देता हूँ कि अगर कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस के लिए आप राउंड 3 काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो तो सिर्फ उन स्पेसिफिक कॉलेज को ही अपना लिस्ट में रखना, बाकी और कोई भी मेडिकल कॉलेज को आप लिस्ट में इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, मतलब कि राउंड 3 काउंसलिंग में बस ऐसे कॉलेज को ही लिस्टिंग करना कि जिस कॉलेज में अगर आपको सीट अलॉटमेंट मिलता है तो आप एडमिशन लोगे। ओके, ठीक है, समझ में आई मेरी बात? ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं कि अभी तक जिस भी कैंडिडेट को सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो कैंडिडेट कैसे चॉइस फिल करे ताकि उसे बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल जाए। देखो, यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के कैंडिडेट होगा। एक टाइप की कैंडिडेट जो ये सोचता है कि उसे स्टेट कोटा के अंदर कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए या फिर कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, स्टेट कोटा में मिलता है तो वो एडमिशन ले लेगा। एंड दूसरा वो कैंडिडेट जो ये सोचता है कि उसे अगर किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉलेज मिलता है तो ही वो एडमिशन लेगा, अदरवाइज वो एडमिशन नहीं लेगा। जैसे कि कोई ये सोचेगा कि उसे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट MBBS कॉलेज ही चाहिए तो वो एडमिशन लेगा, अदरवाइज वो एडमिशन नहीं लेगा।
तो जो कैंडिडेट को कोई भी मेडिकल कॉलेज स्टेट कोटा के अंदर चाहिए, मतलब चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टेट कोटा के अंदर चाहिए, वो कैंडिडेट एक काम करना, आप अपने हिसाब से आपके गार्जियन के साथ डिस्कस करके एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाना, ठीक है ना, और उस प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप चॉइस फिल करना, ठीक है। एंड अगर किसी स्टूडेंट को स्पेसिफिकली गवर्नमेंट एमबीबीएस ही चाहिए तो वो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज को ही लिस्टिंग करना, चॉइस फिल करने के बाद सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज को ही लिस्टिंग करना। एंड गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के अलावा किसी और कॉलेज को आपने लिस्ट में आप लोग नहीं रखोगे। क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि अगर आपने सभी कॉलेजेस को लिस्टिंग कर दिया, गवर्नमेंट एमबीबीएस, प्राइवेट एमबीबीएस, गवर्नमेंट बीडीएस, सभी कॉलेज को लिस्टिंग कर दिया, एंड राउंड 3 काउंसिलिंग में आपको कोई भी कॉलेज अलॉटेड होता है तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसिलिंग अटेंड नहीं कर पाओगे, चाहे आप उस कॉलेज में एडमिशन लो या ना लो, ठीक है ना। इस बार रूल ही ऐसा है कि अगर राउंड 3 काउंसिलिंग में आपको कोई भी कॉलेज अलॉटेड होता है एंड चाहे उस कॉलेज में आप एडमिशन लो या ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपके लिए राउंड 3 में कोई भी कॉलेज अलॉटेड हुआ है तो आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है ना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट एमबीबीएस ही चाहिए, अदरवाइज आप एडमिशन नहीं लोगे, ड्रॉप ले लोगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज को ही चॉइस फिलिंग करने के वक्त लिस्टिंग करोगे, ठीक है। नहीं तो अगर आपने सभी कॉलेजेस को लिस्टिंग कर दिया एंड राउंड 3 में आपको कोई भी कॉलेज अलॉटेड मिल जाए तो राउंड 4 या फिर स्टे वैकेंसी राउंड में गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए जो भी सीट वैकेंट होगा उस सीट में आप काउंसिलिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एमबीबीएस को ही लिस्टिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट को किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉलेज ही चाहिए या फिर किसी स्पेसिफिक कॉलेज ही चाहिए, वो कैंडिडेट सिर्फ उस टाइप ऑफ कॉलेज के लिए ही चॉइस फिलिंग करोगे या फिर सिर्फ उस टाइप ऑफ कॉलेज को ही चॉइस लिस्ट में रखोगे, बाकी और कोई भी कॉलेज को आप अपने लिस्ट में नहीं रखोगे। बट अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ये सोचता है कि उसे कोई भी गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल जाए या फिर बीडीएस मिल जाए, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, तो वो एडमिशन ले लेगा, तो वो कैंडिडेट ये गलती मत करना कि राउंड 3 में सिर्फ गवर्नमेंट एमबीबीएस भर देता हूँ, अगर नहीं होता है तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसिलिंग में सिर्फ गवर्नमेंट बीडीएस भर दूंगा और कॉलेज अलॉटेड हो जाए तो एडमिशन ले लूँगा। ऐसा गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड काउंसिलिंग बहुत ज़्यादा रिस्की काउंसिलिंग होता है। एंड इस बार जो बदलाव राउंड 3 काउंसिलिंग एंड स्टे वैकेंसी राउंड काउंसिलिंग में किया गया है, इससे कोई श्योरिटी नहीं कि स्टे वैकेंसी राउंड काउंसिलिंग में कितना ज़्यादा सीट ऐड हो सकता है। अगर आप बीडीएस में एडमिशन लेने से कंफर्टेबल हो तो आप राउंड 3 काउंसिलिंग में ही बीडीएस कॉलेज को लिस्टिंग कर देना। तो मेरा ये मानना है कि स्टे वैकेंसी राउंड काउंसिलिंग बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की भी है, वहाँ पे थोड़ा सा लक का खेल भी चलता है। तो स्टे वैकेंसी राउंड काउंसिलिंग के लिए आप वेट ना करें, क्योंकि इस बार स्टे वैकेंसी राउंड काउंसिलिंग में एंड राउंड 3 काउंसिलिंग में जो बदलाव किया गया है, इसकी वजह से हमें ये पता नहीं कि स्टे वैकेंसी राउंड काउंसिलिंग में कितना सीट आएगा। अगर प्रीवियस ईयर्स की डाटा देखोगे तो स्टे वैकेंसी राउंड काउंसिलिंग में गवर्नमेंट एमबीबीएस या फिर गवर्नमेंट बीडीएस के लिए सीट नहीं खाली होता था, क्योंकि इस बार का जो राउंड 3 काउंसिलिंग है वो प्रीवियस ईयर्स का राउंड 2 काउंसिलिंग के जैसा ही है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये हो सकता है कि इस बार आपको स्टे वैकेंसी राउंड काउंसिलिंग में थोड़ा सा ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिले, बट अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि ये देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब स्टे वैकेंसी राउंड काउंसिलिंग के लिए वैकेंट सीट मैट्रिक्स पब्लिश होगा तभी पता चलेगा कि स्टे वैकेंसी राउंड काउंसिलिंग में कितना ज़्यादा वैकेंसी आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट बीटीएस के लिए भी कंफर्टेबल हो तो राउंड 3 काउंसिलिंग में चॉइस फिलिंग करने के वक्त आप पहले गवर्नमेंट एमबीबीएस को भरिएगा, ठीक है ना, उसके बाद आप गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेजेस को लिस्टिंग करना। चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं कि जो कैंडिडेट फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो कैंडिडेट क्या करेगा, ठीक है ना। देखिए, जो कैंडिडेट फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो कैंडिडेट अपने हिसाब से एक कॉलेजेस का प्रेफरेंस लिस्ट बनवा लीजिए, ठीक है ना। अपने हिसाब से बनाइए कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, इस कॉलेज में नहीं जाना है, एंड उसी लिस्ट के हिसाब से आप चॉइस फिल करना। बस एक बात का याद रखना कि राउंड 3 काउंसिलिंग में अगर आपको कॉलेज अलॉटेड हो जाए तो आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो आप पूरा काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। तो राउंड 3 काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करने के बाद आप उसी कॉलेज को लिस्टिंग करना कि जिस कॉलेज में अगर आपको सीट अलॉटमेंट मिलता है तो आप एडमिशन लोगे, वरना और जो भी कॉलेजेस है उन कॉलेजेस को आप लिस्ट में नहीं रखोगे, सिंपली लिस्ट से बाहर कर दोगे। आई होप कि आपको सभी प्रोसीड्योर अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम में मुझे पूछ सकते हैं। अगर मैं कुछ टॉपिक को अवॉइड भी कर गया तो आप पूछ लेना, आपकी जो भी क्वेरीज एंड डाउट्स है प्लीज़ पूछ लेना। आप मुझसे भी पूछ सकते हो या फिर आप किसी और से भी पूछ सकते हो जो कि इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, बट आप गलती मत करना, ठीक है ना। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझते हैं कि सीट ब्लॉकिंग का मतलब होता क्या है। सीट ब्लॉकिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी कैंडिडेट को राउंड 2 काउंसलिंग में बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज मिल गया है एंड वो कैंडिडेट चाहता है कि उसे अगर वेस्ट बंगाल की टॉप 7 मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो ही वो एडमिशन लेगा, नहीं तो वो जो प्रीवियस अलॉटेड कॉलेज यानी कि जो बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज है उस कॉलेज में एडमिटेड रहना पसंद करेगा। तो ये कैंडिडेट अगर गलती से राउंड 3 काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करने के वक्त सभी मेडिकल कॉलेजेस को एज इट इज लिस्ट कर
दिया तो ऐसा होने की भी एक पॉसिबिलिटी रहता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ लगभग आसपास ही रहता है, ठीक है ना। तो अगर राउंड 3 काउंसलिंग में डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ रैंक थोड़ा सा हाई जाता है तो इस कैंडिडेट को डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एलोटेड होने की भी एक पॉसिबिलिटी रहता है। तो अगर इस कैंडिडेट को राउंड 3 में डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा तो सिंपल सा बात है कि वो डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ज्वाइन नहीं करेगा। तो ज्वाइन ना करने की वजह से वो क्या होगा, नेक्स्ट राउंड जो काउंसलिंग होगा मतलब स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो इसका पेनल्टी बस इतना ही है कि वो नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, बट वो ये कॉलेज में तो एडमिटेड रहेगा, ठीक है ना। इस कॉलेज का जो सीट उसका है वो सीट तो नहीं जाएगा, लेकिन उसका डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी सीट अलॉटेड हुआ है एंड बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज में तो वो पहले से ही एडमिटेड था। तो इस कैंडिडेट की इस गलती की वजह से ये जो डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक्चुअली जिसको मिलना चाहिए था उस कैंडिडेट को डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इस स्टूडेंट की वजह से जो ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहा है उसे बोला जाता है सीट ब्लॉकिंग। तो सीट ब्लॉकिंग की वजह से क्या होता है कि एक कैंडिडेट को जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल सकता था वो कॉलेज ना मिलके किसी और कॉलेज उसे मिल जाता है। बट मुझे लगता है आपको स्टेट कोटा काउंसलिंग में उतना ज़्यादा सीट ब्लॉकिंग देखने को नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल देखने को ना मिले, जैसा आपको AIQ में दिखेगा। ऑल इंडिया कोटा में बहुत ज़्यादा सीट ब्लॉकिंग आपको देखने को मिलेगा, बट स्टेट कोटा में आपको उतना ज़्यादा सीट ब्लॉकिंग देखने को नहीं मिलेगा। इसका मेन रीज़न ये है कि इस बार राउंड 2 काउंसलिंग में एम्स का कट ऑफ गया है कितना, आप सभी को पता है एम्स का कट ऑफ गया है करीब 5200 के आसपास। स्टेट कोटा में राउंड 2 काउंसलिंग में मेडिकल कॉलेज कोलकाता का कट ऑफ गया है अराउंड 6000 प्लस, ओके 6000 प्लस कट ऑफ गया है। तो अगर कोई भी कैंडिडेट होगा जिसका रैंक 6000 से नीचे होगा तो वो कैंडिडेट को अगर ऑल इंडिया कोटा में एम्स मादुराई मिल रहा है एंड उसे स्टेट कोटा में MCK मतलब मेडिकल कॉलेज कोलकाता मिल रहा है, तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज कोलकाता ज्वाइन ना करके वो एम्स मादुराई में जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि एम्स मादुराई से मेडिकल कॉलेज कोलकाता बहुत ही अच्छा कॉलेज है। और एक जो मेन रीज़न है वो आप देखो कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 काउंसलिंग का रिजल्ट आ रहा है आपका 8 सितंबर को, ठीक है ना, और स्टेट कोटा काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रहा है राउंड 3 काउंसलिंग के लिए 9 सितंबर को, ठीक है ना। तो अगर कोई स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में अच्छा वाला कॉलेज मिल जा रहा है तो सिंपली ये होगा कि वो कैंडिडेट स्टेट की राउंड 3 काउंसलिंग में चॉइस फिल नहीं करेगा एंड चॉइस फिल ना करने की वजह से वो कैंडिडेट काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इन सभी रीज़न की वजह से आपको इस बार स्टेट कोटा काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा सीट ब्लॉकिंग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं कि ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग के लिए कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि द अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन बोथ फॉर न्यू कमिंग कैंडिडेट एंड इनिशियलाइज्ड कैंडिडेट इन प्रीवियस राउंड who still otherwise remain eligible is allowed during this round of counseling or due to lowering of cutoff by NTA or Government of India, new sets of candidate become freshly eligible if any। देखिए यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट ने राउंड 1 या फिर राउंड 2 या फिर राउंड 3 काउंसलिंग में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा तो वो कैंडिडेट अगर नीट में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है तो वो कैंडिडेट राउंड 4 या फिर स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसे कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर जनरेट करना पड़ेगा एंड कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर में जो वेन्यू मेंशन किया रहेगा उस वेन्यू में जाके उसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना पड़ेगा एंड डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद वो चॉइस फिल कर सकता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में ये बोला है कि अगर ऐसा होता है कि जैसे आप सभी को पता है इस बार नीट 2023 के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स से 137 अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए शायद 137 मार्क्स है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NTA ये सोचा है कि ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है इस क्वालिफाइंग मार्क्स या फिर कट ऑफ मार्क्स को थोड़ा सा लोअरिंग किया जाए, मतलब 137 से लेके 130 या फिर 135 किया जाए, तो 135 करने से जो भी कैंडिडेट एक्स्ट्रा एलिजिबल हो रहा है, मतलब कट ऑफ लाइन को लोअरिंग करने से जो भी कैंडिडेट एक्स्ट्रा एलिजिबल हो रहा है वो सभी कैंडिडेट राउंड 4 काउंसलिंग में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रजिस्टर्ड बट नॉट अलॉटेड कैंडिडेट स्टिल राउंड 3 आर डायरेक्टली अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड एंड दे डू नॉट नीड टू पे काउंसलिंग फी अगेन। यानी कि अगर आपने राउंड 1 या फिर राउंड 2 या फिर राउंड 3 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया है एंड राउंड 3 काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद भी आपको कोई कॉलेज अलॉटेड नहीं हुआ है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग में सिंपली चॉइस फिल कर सकते हो, ठीक है ना। आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है या फिर काउंसलिंग फ़ी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली राउंड 4 या फिर स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग में चॉइस फिल कर पाओगे, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द कैंडिडेट्स हु रिमेन नॉट रिपोर्टेड ड्यूरिंग ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग आर आउट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। यानी कि अगर ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग में आपको कोई भी कॉलेज अलॉटेड होता है तो आपको उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करना ही है। अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं किया तो आप पूरा काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे एंड जो सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा मतलब फिजिकल स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग, इस काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। क्या बोला है कि कैंडिडेट्स हु हैव एडमिटेड और ज्वाइंड द अलॉटेड सीट इन ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड आर नॉट अलाउड टू सरेंडर देयर सीट्स ड्यूरिंग काउंसलिंग प्रोसेस एज स्टेटेड अर्लियर। दे आर नॉट अलाउड टू अपीयर इन द काउंसलिंग प्रोसेस एनी फर्दर। तो यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ बोलना चाहता है। एक, अगर आपने ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग के दौरान जो कॉलेज अलॉटेड हुआ है उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो आप पूरा काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान सीट सरेंडर नहीं कर पाओगे। आपको सीट सरेंडर का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा जब तक काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा तब तक, ठीक है। एंड दूसरा ये है कि आप अगर अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो उसके बाद का जो काउंसलिंग होगा, मतलब फिजिकल स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग, उस काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे, उस काउंसलिंग के लिए आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखिए क्या बोला है कि नो ऑप्शन फॉर चॉइस अपग्रेडेशन इज अलाउड इन दिस राउंड। इस राउंड में आप चॉइस अपग्रेडेशन नहीं कर पाओगे। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि थर्ड राउंड काउंसलिंग में आप कॉलेज में एडमिशन लेने गया और वहाँ पे बोला कि मुझे स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग बस अपग्रेडेशन के लिए ज्वाइन करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड राउंड काउंसलिंग तक ही आप अपग्रेडेशन के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हो। थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद आपको कोई अपग्रेडेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा। इस राउंड काउंसलिंग में भी ऐसा है कि इस राउंड काउंसलिंग में भी आपको कोई चॉइस अपग्रेडेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं और एक बार सिंप्लीफाई करके बोल देता हूँ कि कौन कौन स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है एंड कौन कौन एलिजिबल नहीं है। सबसे पहले, जो कैंडिडेट राउंड 1 या फिर राउंड 2 या फिर राउंड 3 काउंसलिंग में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया होगा एंड राउंड 3 काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद भी उसे कोई कॉलेज अलॉटेड नहीं हुआ है, तो स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग में आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली चॉइस फिल कर पाओगे। आपको काउंसलिंग फ़ी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग तक आप अनअलॉटेड हो एंड आपने राउंड 1, राउंड 2 या फिर राउंड 3 काउंसलिंग में से कोई भी काउंसलिंग में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया होगा तो स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग में आप डायरेक्टली चॉइस फिल कर पाओगे। आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने का या फिर काउंसलिंग फ़ी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड दूसरा, वो कैंडिडेट जो कैंडिडेट अभी तक किसी राउंड काउंसलिंग में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उन कैंडिडेट को राउंड 4 या फिर स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आप राउंड 4 काउंसलिंग में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसके बाद कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर जनरेट कीजिए। कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर में मेंशन वेन्यू में जाइए, वहाँ पे जाके आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराइए एंड उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे राउंड 4 काउंसलिंग या फिर स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग के लिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको राउंड 3 काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग को लेके एंड ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग कैसे अटेंड करना है, कौन कौन एलिजिबल है, इन सब चीज़ों के बारे में एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया दे पाया हूँ। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर टेलीग्राम में पूछिए, मैं हर एक एक कमेंट का अलग अलग से रिप्लाई दे दूँगा। एंड अगर आपको ये पूरा डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है।